हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर जो मैथ्स का है। वो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसमें से मैंने देखा तो जो न्यू एडिशन का बुक है उसमें पहला चैप्टर में कुछ और दिया हुआ है। पहला चैप्टर में नहीं, उसको चैप्टर से जो यूक्लिड विभाजन का है वो हटा दिया गया है और पुराने में बुक में दिया हुआ है। तो मैं न्यू एडिशन के बुक से दिखा रही हूँ क्योंकि जो अभी का एग्जाम है उसमें न्यू एडिशन से ही क्वेश्चन आते हैं। इसका पहला चैप्टर का जो फर्स्ट वो है क्वेश्चन है, बताया गया है इन सभी क्वेश्चंस का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल बताना है। तो इन सभी का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? मतलब ऐसा गुणनखंड जो होता है ना, वो उसमें हम जितने भी संख्याओं से भाग देंगे वो हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो जिसका सिर्फ और सिर्फ वो खुद से कटे और एक से कटे, उसके अलावा उसका कोई भी ये फैक्टर ना हो। तो इसमें देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड से इसको हम कैसे काटेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड इसका निकालते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि हम कैसे निकालते हैं, यह निकाल के बताते हैं। पहले ये देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हमें भाग करना होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या ये 2 से कटेगा? ये हमें देख लेना है कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, नहीं तो फिर हम 3 से काटेंगे। तो ये 2 से कट जाना चाहिए क्योंकि 2 का जो होता है भाग करने का, उसमें या तो लास्ट का 0 होना चाहिए या तो लास्ट का कोई सम संख्या होना चाहिए, तभी ये कटेगा। तो यहाँ से हम काटते हैं 2 से कितने बार में कटेगा? 7 और 0। ठीक है, फिर से ये 2 से कटेगा, हाँ 2 से 35। ठीक है, अब क्या ये 2 से कटेगा? नहीं, फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 से कटेगा, 3 से 3 का 3 और 5 बचेगा। 3 से कटेगा नहीं तो हम लोग फिर काटेंगे 5 से। तो 5 से 7 बचे 35। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया किसका? 140 का। क्या? 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, अब इसको चेक भी करेंगे क्या ये हमारा सही है या गलत है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे। अगर हमें गुना करने के बाद ये आ जाता है तो हमारा ये जो अभाज्य गुणनखंड हमने किया है वो सही हो जाएगा। तो कैसे होगा? 7 बचे 35, 35 गुना 70, 70 गुना 140। वैसे नहीं तो 5 गुना 10 और 7 गुना 14, 14 और 14 गुने 10, 140। ठीक है, ये हमारा हो गया 140, यानी कि हमने सही बनाया। ठीक है, समझ में आया? तो क्या करना क्या है इसमें? अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं से भाग देना होता है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? आप लोग देख लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 156, यानी कि 156। 156 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं इधर से। इसमें देखते हैं इससे क्या ये 2 से कटेगा? अगर 2 से नहीं कटता है तो हम 3 से काटेंगे। तो 2 से ही कटेगा या नहीं कटेगा, इसको देखने के लिए क्या करेंगे? लास्ट का जो डिजिट फर्स्ट डिजिट होता है उसको देखेंगे। अगर ये 2 से कट रहा है तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 2 से हम ये कट, तो 2 3 6 होता है, ये कट जाएगा। 2 से काटेंगे, यहाँ देखें, यहाँ पे 15 तो कटेगा नहीं, तो इससे नीचे क्या कटेगा? 14। 7 बार में 14 बचा, यहाँ 1 और 8 दूना 16, ये कट गया। अब फिर ये 2 से कटेगा, 2 से इसको काटते हैं तो 2 3 6 और 18, 9 दूना 18। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये 2 से और आगे कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ पे अब इससे आगे हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ये कटेगा ही नहीं कटेगा, तो 3 से कटेंगे। 3 का 3 और 3 3 9, 13। अब क्या 13 कटेगा किसी और पहाड़े से? तो 13 एक खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो 13 किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 13 को छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। 156 का यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी सही करना, पहले चेक कर लेंगे हम अपने आप में कि हम सही बनाए या नहीं। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको गुना कर देंगे। कैसे? 33 39 और 39 गुना 78, 78 गुना 156। तो ये हमारा सही होगा। ये ऐसे करके ही बनाना है, ज्यादा कुछ ऐसे करना नहीं है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या है, छोटी अभाज्य संख्या है, उससे पहले हम काटेंगे, उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि उससे बड़े वाले से काटें। उससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि छोटे वाले से कट जाएगा तो ये जो हमारा संख्या दिया हुआ है ये छोटा हो जाएगा और इसको फिर भाग देने में बड़ी संख्या से आसान हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे देखते हैं हम लोग। आइए, हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन देख लिया, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन बचे हैं। अब 3 में से उसके बाद का आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे खुद से नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका आंसर भी। तो दोस्तों, आज हमने वो पहला क्वेश्चन हमने देखा, उसमें क्या करना था? अभाज्य गुणनखंड निकालना था। इसमें क्या करना है? ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास बुक होगा, आप लोग देख सकते हैं। इसको करना क्या है? इन दोनों का HCF और LCM दोनों निकालना है। ठीक है, आप अभाज्य गुणनखंड से निकालें या फिर भाग विधि से निकालें, जैसे भी निकालना है वैसे निकालिए, आपको आपकी अपनी इच्छा। और
मैं यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल के दिखाऊंगी। और उसमें साथ में एक और क्वेश्चन बोला है ऐड करके कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा, इसका भी जांच करके बताना है। ठीक है, तो इसका पहले हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड इसका निकालते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे 2 से 13 गुना 13 दूना 26, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, सॉरी 13 भी एक अभाज्य संख्या है और 2 भी एक अभाज्य संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं 91 को। तो 91 को यहाँ पे 13 सत्ते 91, 7 भी एक अभाज्य संख्या हो गया और 13 भी एक अभाज्य संख्या हो गया। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, या फिर आप जैसे ऐसे निकालते हैं कि यहाँ पे 26 लिख लो, फिर ये 2 से भागा लगेगा 13 में, 13 से फिर ये एक हो गया। तो ये दोनों जो भी है वो एक ही चीज है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो होता है वो दोनों में कॉमन जो चीज आएगा वो हो जाएगा मेरा एचसीएफ। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे कॉमन क्या है, तो ये 13 जो है ये मेरा कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा मेरा एचसीएफ ऑफ 26 है 91 का 13, और बचा शेष क्या है 91, सॉरी एलसीएम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो जो कॉमन होता है एलसीएम 26 का और 91 का, इसका क्या होगा एलसीएम 2 गुने 7 गुने 13, 2 गुने 7 गुने 13, ये एलसीएम होता है। एलसीएम में क्या करते हैं, एचसीएफ में क्या करते हैं, जो 13 मतलब ये दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, वो हमारा हो गया एचसीएफ। और एलसीएम में क्या करते हैं, बचा हुआ जो चीज है सबको लिखते हैं, लेकिन जो रिपीटेड है यानी कि इसका भी गुणनखंड को लिखेंगे, इसका भी गुणनखंड को लिखेंगे, और इन दोनों में जो चीज डबल आ रहा है या फिर 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, जितने बार भी आएगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 2 इसका और गुने 7 इसका और 13 इसका लिख दिए या इसका लिखे, जो भी लिखे, इन दोनों के बदले हम 1 13 लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 13 हो गया, इसका इसको गुना करेंगे तो 13 सत्ते 91 और 91 गुना हो जाएगा 182। ठीक है, अब इसमें जांच करने के लिए बोला है कि इन दोनों का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल वो दोनों बराबर होता है या नहीं, इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका गुणनखंड एचसीएफ गुने एलसीएम क्या होगा 13 गुने 182, 13 दूना 26, आप देख सकते हैं 91 13 ठीक 104। ठीक है, तो सॉरी 13 दूना 26 का 6 हाथ में बच गया 2 और 13 ठीक 104, 104 और 2 हो गया 106, यानी कि यहाँ पे 6 बच गया मेरा 10 और 13 कम 13 और 10 23, ये मेरा आ गया कितना 2366। क्या इन दोनों को गुना करने पे भी मेरा यही आएगा, इसका एचसीएफ और एलसीएम का गुना क्या हो गया 13 गुने 182 और ये इसका गुना करने पर आ गया 2366। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं हम 26 और गुने 91। ठीक है, 26 से कम 26, अगर ऐसे नहीं गुना करना जानते हैं तो आप ऐसे गुना कर सकते हैं 9 1 into ऐसे 2 6 करके, तो 6 कम 6 और 9 6 6 9 54 और 2 कम 2 54 और 2 56 का 6 हाथ में बच गया 5 और 9 दूनी 18 और 5 23 आ गया हमारा। ठीक है, 2 3 6 6, ये और ये दोनों मेरा बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम ऑफ 26 गुने 91, सॉरी इन दोनों का गुणनफल के बराबर है, ये हमें जांच करना था। तो यहाँ पे देखें कि ये मेरा सही हो गया। तो यहाँ एक ये मतलब थ्योरम या फिर एक रूल होता है कि जो दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड होता है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 510 और 92। ये क्वेश्चन को मैं मिटा देती हूँ। तो आप लोग देखें, इसका मैंने निकाल के बता दिया है। ये 2 क्वेश्चन और है इसमें से, ये 510 और 92 का, इसका भी आराम से निकल जाएगा। इसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा और फिर इसको गुना करके देखेंगे क्या ये सही हो, मतलब दोनों बराबर हो रहा है या नहीं। ठीक है, और फिर सेम इसी तरीके से इसका भी मैं एक ही क्वेश्चन बताती हूँ, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन के पास जाती हूँ। इससे दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, तो मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। ये 2 क्वेश्चन जो बच गए हैं वो आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, और साथ ही अगर आपसे नहीं बनता है तो भी आप कमेंट करिएगा और उसके बाद मैं इसको बना करके आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। ये 3rd नंबर क्वेश्चन, दूसरा मैंने देखा, दूसरा मैंने बताया, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले मैंने देखा कि 2 नंबर दिए हुए थे, 2 नंबर का अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ इसमें 3 क्वेश्चन है तो ये 3 दिया हुआ है। इसका कैसे करेंगे, इसका भी उसी प्रकार से करेंगे। इसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि से
हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 12 का हो जाता है 2 गुने 2 3 6 दूना 12, 2 गुने 3, 3 दूनी 6, 6 दूना 12। आप ऐसे नहीं कीजिएगा, आप शॉर्ट फॉर्म में मत कीजिएगा, आपसे गलती हो सकती है। अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट है तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो इसको कैसे कीजिएगा, 12 को यहाँ लिखेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, ये हमारा यही चीज आ गया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं अपनाइएगा वरना फिर गलती हो सकता है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, आपका समय बच जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ट्राई कीजिएगा। अब ले लेते हैं 15 का, तो 15 का यहाँ लिख लो, 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, 3 गुना 5, 5 दिया 15, 3 गुने 5 21, 3 गुने 7, इससे तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 3 गुना 7 हो गया। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालते हैं, इसको हटा दीजिए। एचसीएफ क्या कहता है, जो उसमें से कॉमन मिले, मतलब तीनों में हमको मिलेगा उस चीज को हम साइड करेंगे। तीनों में मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इन तीनों 3 के बदले एक 3 मेरा हो जाता है एचसीएफ, यानी कि इसका एचसीएफ हो गया 3। अगर बाय द वे यहाँ पे मेरा 2 भी मिलता, मतलब यहाँ 2 है, इधर भी 2 मिलता, इधर भी 2 मिलता, तो यहाँ पे मैं गुना करके 2 लिखती। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक नंबर मेरा मिल रहा है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, जो नंबर मिल रहा है वही मेरा एचसीएफ होगा। अगर और नंबर मिल रहे हैं तो उन सभी का जो गुणनफल होगा, गुना करने के बाद जो निकलेगा वो मेरा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ तो निकालिए। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम अभी मैंने बताया दूसरे क्वेश्चन में। एलसीएम में क्या करना है, इनको लिखना है, इनको लिखना है, इनको लिखना है, सभी को एक साथ गुना कर देना है। लेकिन जो रिपीटेड है, यानी कि जो बार बार आया हुआ है, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। अगर एक में ये 2 बार आया हुआ है तो हम दोनों को लिखेंगे, और अगर ये से मान लीजिए कि एचसीएफ जो चीज हम लिख चुके हैं उसको हम एक ही बार लिखेंगे, जैसे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम को गुना कर देते हैं, क्या हो गया 5 7 5 35, नहीं तो ऐसे नहीं करते हैं, गुना करने में से आसान होगा। 5 दुनी 10, 21 21 गुना 42, 42 गुने 10, 42 गुने 10 हो गया 420, और 420 दिया, इसको गुना करने के बाद इसका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा कि एचसीएफ इसका हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। ठीक है, तो ये निकल गया, ये बस इतना ही बनाना है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में भी मैं बना देती हूँ, ये थर्ड जो बचेगा उसको छोड़ देते हैं। इसको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर ये सारे अभाज्य संख्या दिया हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि कॉमन तो हमें निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए मुझे कॉमन की जरूरत होगी, और अगर ये किसी से भाग ही नहीं लगता तो फिर मैं कॉमन कैसे निकालूंगी। तो यहाँ पे ये चीज देखते हैं। पहले तो 17 को हम 17 गुने 1 तो लिख सकते हैं, क्योंकि और किसी का वो नहीं होता है, वो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 17 गुने 1 लिख दिए। अब यहाँ पे 23 को लिखते हैं, तो 23 गुने 1 लिख दिए। फिर 29 को लिखते हैं, 29 गुने 1 लिख दिए। अब मुझे कॉमन मिल रहा है। इसके पहले मैंने देखा कि ये तो कोई भी किसी भी टेबल से कटता नहीं है, तो मुझे कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे मुझे जो है वो 1 मिल गया, तो एचसीएफ क्या हो गया 1, और एलसीएम क्या हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29। अगर आप चाहें तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम बताएं कि एचसीएफ जो है उसको हम एक बार वहां पे गुना कर देते हैं, तो 1 हम लिख देते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप लिखो या नहीं लिखो, वो आपकी इच्छा। अब यहाँ पे हम 29 गुने 23, इसको पहले हम गुना कर लेते हैं। वो 9 दिया 27, 27 का 7 हाथ में बच गया 2, 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 18 और हाथ का 2 20, 20 और 6 26, 26 का 6 हाथ में बच गया 2, 2 दूना 4 और 2 6। ठीक है, अब इसको 17 से गुना करते हैं, तो 17 गुने 7 यानी कि 119, 9 हाथ में बच गया 11, 17 छक 102, 17 छक 102, 102 और 11 103, सॉरी 113, 13 का हाथ में बचा 1 बच गया 11, फिर 17 छक 102, 102 और 11 कितना हो गया 113, मेरा आया 11,339। ठीक है, तो ये गुना करने पे मेरा आ गया 11,339। इसको यहाँ पे हम 11,339, ये मेरा
HCF हो गया, सॉरी LCM हो गया, HCF मेरा 1 हो गया। ऐसे ही अगला हम आप खुद से बनाइएगा और इसका आंसर हमें बताइएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो भी हमें बताइएगा, फिर से मैं इसको आगे बताऊंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने 3 तक क्वेश्चन देख लिया। 4th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है इन दो नंबर्स का 9 और LCM हमें निकालना है। अब इसको निकालेंगे हम कैसे, तो पहले नंबर क्वेश्चन नहीं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमने देखा उसमें क्या करना था, जो LCM गुना HCF, किसी भी दो नंबर का LCM गुना HCF यानी दोनों का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। उसी चीज को हम यहाँ पे अपनाएंगे, ठीक है। यानी कि HCF गुना LCM बराबर नंबर 1 यानी कि फर्स्ट नंबर N1 गुने N2, ठीक है। किसी भी संख्या का, किसी भी दो संख्या है उसका HCF और उसका LCM का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यही चीज यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। इससे मिला करके हम इसका LCM निकाल लेंगे। तो HCF मेरा दिया हुआ है 9, LCM मुझे फाइंड करना है। LCM यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। और इसको पहली संख्या क्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। तो LCM को इधर रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ये कटेगा ही। HCF क्या होता है कॉमन फैक्टर, तो जो 9 से है इसको किसी एक को काट देते हैं, उससे गुना कर देंगे, मुझे गुना करने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमारा कट जाएगा। कैसे कटेगा, 3 9 27, 3 और 4 चौक 9 चौक 36 यानी कि हो गया 34। तो 34 गुने 657, इन दोनों को गुना कर लेते हैं। 6 5 7 3 4 7 चौक 28, 28 का 8 हाथ में बच गया 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 22 का 2 हाथ में बच गया फिर से 2 और 6 चौक 24, 24 और 2 26, ठीक है। इसको करते हैं 7 21 का 1 हाथ में बचा 2, 5 दिया 15, 15 और 2 17 का 7 हाथ में बचा 1, 6 दिया 18, 18 और 1 19, 8 3 6 3 2 2, ठीक है। मैंने सही बनाया था, थोड़ा सा ऐड करने में गलती हो गया। 2 यानी कि 22,338, इसका LCM मेरा हो गया। इसको मिटा देती हूँ, 22,338 LCM निकल गया। बस LCM ही फाइंड करना था, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है। HCF गुने LCM, किसी भी दो नंबर का HCF और LCM का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसी पे हम बिठा देंगे इसको बस, और ये हमारा एक फॉर्मूला के तौर पर ले सकते हैं, या फिर आप अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर दो नंबर का HCF और LCM निकालना है तो उन दोनों का जो LCM और HCF होगा वो दोनों का गुणनफल जो होगा वो दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। इसको देखिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा था कि इसको जांच करना है, बताना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 है, अंक 0 पर समाप्त होता है। 0 पर समाप्त होने का अर्थ है कि कोई भी नंबर 2 3 5 6 कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में मेरा 0 आना चाहिए। तो ये हमारा 0 पे समाप्त हो रहा है। इसी को इसमें बताना है कि क्या ये समाप्त होता है या नहीं। तो पहले क्या देखेंगे, 6 एक अभाज्य संख्या है, नहीं 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक भाज्य संख्या है। तो इसका एक अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। 6n का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 6n का अभाज्य गुणनखंड, n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 का गुणनखंड क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, 2 गुने 6, 3 गुना 6 और इसका n, ठीक है। और जबकि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 3 का होल n, यानी कि किसी भी 6 का जो ये नंबर है 6n, इसका क्या 0 पर समाप्त होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का 0 होने के लिए, उसका जो अभाज्य मतलब 0 पे समाप्त होने के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या को क्या जानते हैं हम लोग कि किसी भी प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 × 5
गुने 2 10, वो तो 0 हो गया। अब 10 कितनों भी बार हम गुना कर लेते हैं उसको, तो वो लास्ट में मेरा 0 देगा ही देगा। 2 से गुना करेंगे तभी भी 20 होगा, 0 देगा। 3 से गुना करेंगे, कितनों भी संख्या से गुना कर लीजिए, 5 गुने 2 का ये जो इसका अंक है वो 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारा संख्या, इसी को बताना था इसमें कि क्या ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं, नहीं। 6n अंक 0 पर नहीं समाप्त होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा हम जो बता रहे हैं। इसको कुछ करना नहीं है, जो भी होता है किसी भी संख्या जो 0 पे समाप्त होने के लिए उसका जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसमें 2 गुने 5 मेरा आना ही चाहिए, तभी वो 0 पे समाप्त होगा। लेकिन यहाँ पे देखें कि इसका अभाज्य गुणनखंड में मेरा 2 गुने 3 आया, 5 कहीं आया नहीं, यानी 2 गुने 3 मेरा नहीं मिल रहा है, तो ये मुझे 0 पे समाप्त नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्याख्या कीजिए, इतना दिया हुआ है 17 गुने 11 सॉरी 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5। इन दोनों को बताना है कि क्या ये दोनों भाज्य संख्या है या नहीं, या क्यों है। तो क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं इसको हम कोई भी XYZ कुछ भी मान लीजिए, ABCD जो मानना है आपको मान लीजिए। मैं मान लेती हूँ A बराबर क्या हो गया 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 13। ठीक है, ये सब एक गुना में है, इसमें 13 गुना में है तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ एक जोड़ में है तो 13 को हम यहाँ बाहर निकाल देते हैं, बच गया 7 गुने 11 गुना 1। ठीक है, और प्लस 1 हो गया। 13 को हम बाहर निकाल दिए, कैसे बाहर निकालें ये समझ में आया। 13 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ तो मेरा 1 बच ही जाता है, और यहाँ जो 13 है वहां का उसके बदले 1 बच गया, इसको जोड़ देंगे इसको गुना करके, तो यहाँ पे हो गया 13। इसको हम एक साथ रखेंगे, क्यों आपको समझ में आ रहा होगा क्यों। 13 को हम बाहर निकाले हैं तो ये मेरा जो गुना में था उसमें से एक 13 निकला, और ये जो जोड़ का है वो एक 13 निकला। जैसे HCF का हम क्या करते थे, अगर 2 रिपीटेड है तो 1 को बाहर निकाल देते थे, बाकी जो बचा सो बचा। उसी तरह से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 13 है तो यहाँ भी 13 है, ये जोड़ है बीच में, तो दोनों अलग अलग जो नंबर होगा इन दो, इसको पहले हम गुना करेंगे तो वो अलग नंबर निकलेगा, और फिर ये 13 जो है उसको हम जोड़ेंगे उसमें, तो दोनों मिला करके जो चीज आएगा वही चीज यहाँ पे आएगा। 13 को अगर हम बाहर निकाल के और डायरेक्ट यहाँ पे हम 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे कैसे करेंगे 11 7 77 77 जोड़ 1 13 गुने 78। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 13 गुने 78, 13 एक अभाज्य संख्या है और 78 एक कोई भी संख्या है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पे क्या देखना है हम लोगों को कि क्या ये भाज्य संख्या है या नहीं, और है तो क्यों है। तो भाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका एक और उसके अलावा एक और गुणनफल हो। जैसे मान लेते हैं कि 2 क्या एक भाज्य संख्या है, नहीं ये एक अभाज्य संख्या है कि उसके 2 और 1 केवल 2 और 1 से कटेगा, 3 2 और 1 से कटेगा। लेकिन 4 को देख लीजिए, 4 का क्या होगा गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 1, यानी कि एक बार ये कटा और एक बार ये, यानी कि इसमें ये किसी एक को छोड़ करके किसी और नंबर से भी कट रहा है। तो वही चीज यहाँ पे देखेंगे कि ये 13 यहाँ पे गुने 1 भी हम लिख सकते हैं, तो 1 के अलावे ये नंबर किसी और से भी कट रहा है, 13 से कट रहा है, ये 78 इसका और भी इसको छोटा कर सकते हैं हम भाग कर करके, तो ये मेरा एक भाज्य संख्या हो गया, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ ये वाली जो एक और नंबर है उसको हम b मान लेते हैं। b बराबर क्या हो गया 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर उसको आप कॉमन लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, आप नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन लेने से क्या होता है कि अगर ये यहाँ पे कॉमन लिए तो ये हमारे गुणे में आ गया तो हमको डायरेक्ट पता चल गया, नहीं तो फिर मुझे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उसको तोड़ना पड़ेगा फिर वही चीज। तो यहाँ पे क्या है देख रहे हैं, यहाँ पे ये 5 है, ये जोड़ को देखेंगे, इधर 5 है, इधर देखेंगे कोई 5 है या नहीं, क्योंकि ये सारे गुना में इसमें से हम बाहर निकाल भी सकते हैं। इसमें भी एक 5 मेरा यहाँ पे मिल गया, तो 5 को हम बाहर कर दिए, सॉरी b नहीं ऐसे b मानेंगे, 5 को हम बाहर कर दिए। अब यहाँ पे क्या बच गया 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया। और यहाँ पे +1, इसको हम अंदर रखेंगे। इसको हम गुना करेंगे। इसको गुना कैसे करेंगे? 7×42, ओ सॉरी ये गुना रहना रह गया था। 7×42 और 42 गुना 84, ऐसे लिखते हैं 7×42, 42 गुना 84, और 84 4 या 12, 84 गुने 12 लिख सकते हैं। शॉर्ट करके हम आप अपने हिसाब से गुना कीजिए, एक एक करके कीजिए या जैसे जैसे कीजिए, जैसे आपको मर्जी है ऐसे कीजिए। यहाँ पे एक जोड़ में रखेंगे, ये हो गया 5, और यहाँ पे देखिए बच्चों 48, 48 का 8, हाथ में बच गया 4, और बड़ा ठीक 96, 96 और 4 कितना हो गया? 100, ठीक है। एक इतना हो गया जो भी है 1008, तो यहाँ 5 गुने 1009, ठीक है। यहाँ भी वही चीज हम देख रहे हैं कि अगर ये अभाज्य संख्या होता, अगर ये अभाज्य संख्या होता तो इसका 2 गुणनखंड नहीं निकल रहा होता। तो यहाँ पे 2 गुणनखंड है तो इसको हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी हमारा, यानी कि यह भी भाज्य संख्या है, ठीक है। समझ में आ गई आपकी बात? यहाँ पे क्या करना है, जो कुछ भी ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, मतलब इसमें पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, उस प्रश्न में बताना है। तो इसको बस एक गुणे के फॉर्म में ले आ देना, यानी कि उसको गुणनखंड के फॉर्म में ले आ देना। अगर यहाँ पे हम गुना करके लिख देते हैं तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये गुणनखंड में लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 में लिखे तो ये गुणनखंड में टूटा हुआ है। तो गुणनखंड अगर किसी भी नंबर का अगर हम